हेलो टू ऑल बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी थर्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं और थर्ड पेपर हमारा जो है वो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है। आप लोगों को पता है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसका सिलेबस मैंने अपलोड करा हुआ है और पीडीएफ फाइल भी मैंने सिलेबस की यहाँ पर अपलोड कर दी है। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है ना सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेल बायोलॉजी में भी हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल या हम कह सकते हैं साइटोलॉजी के ऊपर रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा साइटोलॉजी या इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो यहाँ से जो है ना प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है या मान लीजिए कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिखने को आ जाता है तो यहीं से आपका इंट्रोडक्शन से ही हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में जो प्रोड्यूस होते हैं वो सबसे ज्यादा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल से बनते हैं। और सेल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि सेल क्या है। एक्चुअल में हम सभी लोग जानते हैं कि सेल जो है वो हमारे बॉडी में पाई जाने वाली एक यूनिट के बतौर कार्य करती है, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो सेल से मिलकर के बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग साइटोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक हेडिंग डाल देते हैं साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझना है। देखिए यहां पर मीनिंग से ही, जैसे कि पहली बात तो आप लोगों को मैंने बताया रखा है कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में अच्छे से समझेंगे, यानी कि उसका जो टर्म है यानी जो हेडिंग है वो क्या कह रही है, राइट। तो यहां पर देखिए साइटो, साइटो का मीनिंग यहां पर जो है ना केटॉस से लिया गया है या सेलुला से लिया गया है, जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। और लॉजी को यहां पर लोगस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है स्टडी। ठीक है, तो साइटो का मीनिंग हो गया सेल और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। दैट मीन्स इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी ऑफ सेल करेंगे, यानी सेल के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, कोशिका का अध्ययन। तो जैसा कि नाम से ये मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सेल के बारे में अच्छे से समझेंगे हम लोग, किसने खोजा, क्या है सेल, साइटोलॉजी क्या है, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा धैर्य बना करके रखें और सभी लोग नोट्स निकाल लें। यहाँ पर जो भी हम लिखाएंगे उसको आप नोट करते चलें। एक नोट जब आप बनाते चलेंगे, आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो थर्ड पेपर में यहाँ पर इसलिए बेटा स्टार्ट किया हूं क्योंकि ये काफी इजी पेपर है और बहुत ही स्ट्रांग पेपर है, बहुत स्ट्रांग पेपर है। इस पेपर में अब आपको पता है कि आप लोग इसके बारे में तो डेफिनेटली क्लास 9 10th 11 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। इवन क्लास 6 7 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो इस पेपर में आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, यानी कि ये जो पेपर है आपका थर्ड पेपर जूलॉजी का, ये आपका मेरिट बनाता है एक तरीके से देखा जाए। यानी कि हम लोअर नॉन कॉर्डेट, मतलब लोअर नॉन कॉर्डेट में अगर अपन लोग प्रोटोजोन्स मतलब वही जो हमारा लोअर नॉन कॉर्डेट है और हायर नॉन कॉर्डेट, जो दो पेपर हमारे हैं लोअर नॉन कॉर्डेट और हायर नॉन कॉर्डेट, यानी कि उसमें हम लोग प्रोटोजोन्स के बारे में या हम लोअर नॉन कॉर्डेट के बारे में या नॉन कॉर्डेट के बारे में डिस्कस करेंगे सिंपल फॉर्म में, राइट। तो नॉन कॉर्डेट को दो बुक में डिवाइड किया गया है, एक हायर है एक लोअर है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर थर्ड पेपर इसलिए पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी पेपर है, पढ़ा हुआ है हमारा सबका। और जब इसके बारे में और थोड़ी डीप नॉलेज हमको हो जाएगी तो मेरा ये वादा है आप लोगों से कि आप लोग इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन आते हैं सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से, आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो बस आप लोग फटाफट एनरोल कर लीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है बच्चों को, अपने दोस्तों को बताया नहीं कि यहाँ पर 1 तारीख से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो चुका है और हम लोग कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर करेंगे जूलॉजी में। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से और आपके हाथ से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। बातें बहुत हो गई हैं हमारी लोगों की। तो पहला पॉइंट यहां पर आप याद रखें, लिखते चलिए, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी या इसको हम लोग सेलुलोलॉजी
सेल की स्टडी को साइटोलॉजी या सेलुलोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी या सेलुलोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि जो साइटोलॉजी और सेलुलोलॉजी, इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, है ना? तो इसके अंतर्गत सेल की स्ट्रक्चरल कॉमा फंक्शनल व सेल ऑर्गेनेल्स, दैट मीन्स फंक्शनल का मतलब फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चरल फंक्शन हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरल दैट मीन्स स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शनल दैट मीन्स इसका क्या फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि जो कोशिकांग हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में एक एक कोशिकांग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं बार बार, डिटेल कहने का मतलब आप लोगों ने अभी तक 11-12 में जो भी पढ़ा उससे भी थोड़ा डिटेल भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स दैट मीन्स कोशिकांग के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट मीन्स स्टडी करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पर समझ लीजिए, शेला CELLA, सेला शब्द से सेल शब्द दैट मीन्स कोशिका शब्द की उत्पत्ति, सेला शब्द से कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ यानी कि जो सेला है इसका मीनिंग क्या होता है, जिसका अर्थ हॉलो कैविटी, इस पॉइंट को याद रखिएगा बेटा, हॉलो कैविटी दैट मीन्स खोखली गुहा से होता है, जिसका अर्थ हॉलो कैविटी दैट मीन्स खोखली गुहा से होता है। अब बच्चों ये पॉइंट तो हमको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन दिमाग में पुटअप होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और उससे पहले भी एक टर्म हमारे दिमाग में आता है कि जीवित कौन है। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में क्रिएट होता है कि सर जीवित कौन है, यानी लिविंग कौन है, हु इज लिविंग कौन है भाई, जीवित कौन है ना? तो जीवित कौन है, इसके ऊपर अगर आप आंसर देखें तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि जीवित वह सभी हैं जिनमें श्वसन दैट मीन्स रेस्पिरेशन, कॉमा उत्सर्जन दैट मीन्स एक्सक्रीशन, है ना, कॉमा जनन मीन्स रिप्रोडक्शन, कॉमा गमन मीन्स लोकोमोशन, है ना, परिसंचरण बोले तो सर्कुलेशन आदि प्रक्रियाएं या क्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें सजीव या जीवित कहते हैं, तो जीवित कौन कौन है, तो हम कह सकते हैं सर जीवित, अब देखिए एक टर्म यहां पर आया जीवित कौन है, तो हम कहेंगे सर जीवित वह सभी होते हैं जिनमें श्वसन, उत्सर्जन, जनन, गमन, परिसंचरण दैट मीन्स रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, सर्कुलेशन आदि प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। अब बात आती है कि सर इस पूरी पृथ्वी पर सजीव कौन कौन है, जीवित कौन कौन है। पहले मैंने कहा जीवित कौन है, फिर मैं यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा हूं कि जीवित कौन कौन है ना। पहले मैंने कहा जीवित कौन है, फिर मैं कह रहा हूं जीवित कौन कौन है, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, समझ रहे हैं बच्चों? तो मैंने क्वेश्चन यहां पर चेंज कर दिया, क्वेश्चन आप डाल दीजिए जीवित
जीवित कौन कौन है, ये क्वेश्चन पुटअप हो गया हमारा। जीवित कौन कौन है, तो हमारा आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा कि जीवित वह है, जीवित वह है जिनके अंदर ये सारा का सारा एक्टिविटी होता है। अब जीवित कौन कौन है, तो जीवित कौन कौन में आप किसको बताएंगे, सिंपल सी बात है, जीवित कौन कौन है, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार जितने भी चीज हम लोग देख रहे हैं वो सभी जीवित है, मोटरसाइकिल इन सबको छोड़ करके, है ना। तो जीवित कौन कौन है, हम कह सकते हैं सर मुर्गी है, मुर्गा है, बकरी है, बकरा है, हम लोग हैं, पक्षी हैं। तो यही मिनिमम एक तरीके से हम कहते हैं नॉर्मल आंसर हम लोगों का यही मिलता है। लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें जीवित कौन कौन है, तो इस पूरी अर्थ पर, तो हम कह सकते हैं इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी पर मात्र जंतु एवं पौधप, जंतु एवं पादप या पौधे, ठीक है, इस पूरी पृथ्वी पर मात्र जंतु एवं पादप, दैट मीन्स एनिमल एंड प्लांट्स ही जीवित हैं, ही जीवित हैं। यानी पादप और जंतु आप इसके अलावा नहीं देखेंगे। देखिए प्लांट्स के अंदर भी यही सारी एक्टिविटीज पाई जाती हैं भाई, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है ये सारी की सारी मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सभी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे कौन कौन सी, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, लोकोमोशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज पाई जाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो वो लिविंग होता है। अब ये ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं और प्लांट हो सकते हैं। भाई प्लांट के अंदर भी आप देखते हैं कि ये सारी की सारी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट्स भी जो है ना रेस्पिरेशन करता है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है, प्लांट्स में सर्कुलेशन होता है, प्लांट्स में लोकोमोशन, हाँ प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता बल्कि प्लांट में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो प्लांट में लोकोमोशन नहीं, बिकॉज प्लांट एक जगह पर स्टेबल होता है, बट लेकिन किंतु परंतु बंधु इसमें मूवमेंट होता है। और मूवमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि प्लांट अपने प्लेस पर है, अपनी जगह पर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कहने का मीनिंग दैट मीन्स उसका जो लीफ है, उसका जो स्टेम है, उसका जो ब्रांच है, वो सारा का सारा मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन लोकोमोशन यहां पर नहीं होता है, मूवमेंट होता है। तो हाँ मूवमेंट होता है तो हम कह सकते हैं क्या कि हाँ भैया प्लांट लिविंग है। सर प्लांट्स में सर्कुलेशन होता है, अरे सर्कुलेशन कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन से हो गया। वाटर को एब्जॉर्ब करके, देखिए रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाया जाता है, तो सर्कुलेशन हो रहा है यार, ठीक है। रिप्रोडक्शन, प्लांट एक नए पौधे से दूसरा, एक पौधे से दूसरा नया पौधा बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स में बीज बनते हैं, वो बीज मतलब जो है ना निर्मित होने के बाद में वो सीड जो है ना जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होकर के एक प्लांट बनाता है। उससे पहले फ्लावर बनता है, वो एक अलग मैटर है। फ्लावर बनता है, फ्रूट बनता है, फिर सीड बनता है कहीं जाकर के, ठीक है। तो जीवित कौन कौन है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस पूरी पृथ्वी पर मात्र जंतु एवं पादप ही जीवित हैं। इसके अलावा अब आप कहेंगे सर माइक्रो बैक्टीरियाज, हाँ बिल्कुल सही बात है, माइक्रो बैक्टीरियाज भी तो है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो है, सूक्ष्म जीव भी यहां पर पाए जा रहे हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी क्या है बेटा, लिविंग है। याद रखिएगा ये भी क्या है बेटा, लिविंग है। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में हम एनिमल एंड प्लांट्स को इंक्लूड करेंगे, और साथ के साथ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अब इंक्लूड करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले के बतौर में पहले ये कहा जाता था कि दो ही ऑर्गेनिज्म इस पूरी पृथ्वी पर लिविंग है, लेकिन माइक्रो बैक्टीरिया में भी बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज पाई जाती है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं बेटा, लिविंग होते हैं। अब एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, सर कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अरे पुटअप होते हैं ना। एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हमारा आंसर यहां पर जाएगा, हमारा आंसर जाएगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कि जितने भी जीवित
जीव होते हैं वो सभी के सभी कोशिका से मिलकर के बनते हैं। दैट मीन्स सभी जीव, लिख सकते हैं, सभी जीव कोशिका से निर्मित होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, दैट मीन्स नॉन लिविंग चीज की बात करेंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, मोटरसाइकिल हो गया, है ना, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये सभी का सभी कैसा है? नॉन लिविंग में आता है। ठीक है, ये सभी का सभी किस में आता है? नॉन लिविंग के अंतर्गत आता है। तो यहां तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आया कि जीवित कौन है, जीवित कौन कौन है। ठीक है, व्हाट इज लिविंग, हु इज लिविंग, एंड जीवित कौन कौन है। ठीक, फिर हमने यहां पर देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। तो हमने कहा सर कि सभी जीव सेल से निर्मित होते हैं, दैट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब बात आती है कि सर यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने एक तो बात बताई कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जीवित कौन कौन, जीवित मतलब लिविंग एक्टिविटीज के आधार पर दो प्रकार, मतलब तीन प्रकार के। एक हो गया हमारा प्लांट, दूसरा हो गया एनिमल, तीसरा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम लोग यहां पर कंपोजिशन के बेसिस पर बात करें, ठीक है, कंपोजिशन के बेसिस पर बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेनली टू टाइप्स के होते हैं। जैसे, तो लिख लें, सेल के नंबर के आधार पर, यहां पर बात किसके आधार पर हो रही? नंबर के आधार पर बात हो रही। वहां पर जीवन के आधार पर थी, मतलब कौन लिविंग है उसके बेसिस पर, है ना। तो सेल के नंबर के आधार पर, नंबर के आधार पर जीवों को दो श्रेणियों में, दो कैटेगरी में बांटा गया है, दैट मीन्स डिवाइड किया गया है। दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड सेकेंड जो हमारा है वो है बहुकोशिकीय जीव, दैट मीन्स, हाँ, मल्टी सेलुलर, दैट मीन्स बहुत सारी कोशिकाएं यहां पर आपस में मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रही हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट्स क्लियर। यहां तक समझ में आया कि अगर हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं सेल के नंबर के आधार पर। याद रखिएगा, सेल के नंबर के आधार पर जीवों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें हम लोग एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब एक नई लाइन से स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, इसको याद ही रखिएगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स कोशिका जीवन की संरचनात्मक, लिखते चलिए, संरचनात्मक क्रियात्मक, ये हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बेटा, है ना, संरचनात्मक क्रियात्मक और आनुवांशिकता की इकाई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, सेल से ही हमको क्या मिला है? स्ट्रक्चर बना है, हमारे बॉडी का शेप पता चला है। ठीक है, फंक्शनल, दैट मीन्स कोशिकाओं से ही हमारे बॉडी का क्या फंक्शन है उसके बारे में हमने जाना है। और जेनेटिकल, एक टर्म यहां पर मैंने इसलिए यूज किया है जेनेटिकल, क्योंकि कोशिकाएं ही क्या करती हैं बेटा? माता पिता के कैरेक्टर को उनकी संतानों में पहुंचाने का कार्य करती हैं।
ठीक है, कोशिकाएं ही माता पिता के कैरेक्टर को उनकी संतानों में पहुंचाने को कंट्रोल करती हैं, यानी उनकी संतानों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे मॉम डैड के, वो सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए के द्वारा होता है। ठीक है, तो डीएनए जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स को, और ये डीएनए कहां पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल इज द जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मींस स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर सेल डिस्कवरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि कोशिका को खोजा किसने, यानी कि कोशिका की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, या आप कह सकते हैं सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी, कोशिका की खोज कैसे हुई है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिख लीजिए इसमें, सर्वप्रथम 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी, दैट मीन्स कोशिका की खोज, कॉर्क, कोशिका की खोज कॉर्क के पतले, एक कॉर्क एक हम ये कह सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, उसकी स्लाइड को काट करके इन्होंने देखा था। कॉर्क के पतले टुकड़े से की थी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो हम कहेंगे सर कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, और इन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े को देखा था। ठीक है, किसके पतले टुकड़े को देखा था? कॉर्क के पतले टुकड़े को देखा था, जिसको देख करके इन्होंने सेलुला कहा। ठीक है, नीलन से लिखें, इन्होंने, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने स्वनिर्मित, यानी अपने द्वारा बनी हुई, इन्होंने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में कॉर्क को, या कॉर्क की सेल वॉल, दैट मीन्स कोशिका भित्ति, कॉर्क की सेल वॉल, दैट मीन्स बेटा कोशिका भित्ति को देखा था, कोशिका भित्ति को देखा था, जिसमें इन्होंने, ये भी याद रखना, जिसमें इन्होंने देखा, जिसमें इन्होंने देखा, एक सेकंड यहां पर थोड़ा सा करेक्ट करें, जिसमें इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, मधुमक्खी के छत्ते के समान, दैट मीन्स हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखा था, जिसमें इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, संरचनाओं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, संरचनाओं कर दीजिए, स्ट्रक्चर्स को देखा था, जिसे इन्होंने सेलुला, याद रखिएगा, जिसे इन्होंने सेलुला नाम दिया। यानी कि सबसे पहले, एक पॉइंट यहां पर समझिए, सबसे पहले जो कोशिका खोजी वो किसने खोजी? रॉबर्ट हुक साहब ने खोजी। पहली बात आपको याद रखनी कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजी। कब खोजी? 1665 में खोजी। दूसरी बात, तीसरी बात आपको याद रखना, किसमें खोजी? तो कॉर्क के पतले टुकड़े में खोजी। ठीक है, और इन्होंने कैसे खोजा था? इन्होंने अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप में
कॉर्क की सेल वॉल को देखा था। किसको देखा था? सेल वॉल को। आर यू गेटिंग? किसको देखा था? सेल वॉल को। इसको समझिए, यानी माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दिया था? सेल वॉल दिखाई दिया था। तो हम ये कह सकते हैं सेल वॉल, आपको पता है आज की डेट में क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है, तो लास्ट में लिखा दूंगा नॉन लिविंग सेल को देखा था। तो सेल वॉल को खोजा, ठीक है। अब इन्होंने सेल वॉल जब देखा तो इसमें इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा था कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान, दैट मींस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं पाई जा रही हैं। अब हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बेंजीन की तरह होता है। आपने देखा होगा, अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा हो कायदे से, तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई देते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ संरचनाएं बेटा देखी थी इन्होंने, और इन्होंने जब इसको देखा तो इन्होंने कह दिया कि इसका नाम क्या नाम दे दिया? सेलुला नाम दे दिया। तो सेलुला टर्म से ही पता चल रहा है कि यहां पर जो कैविटी है, जो हालो कैविटी है, यानी कि गड्ढेनुमा संरचना है, आप देख रहे हैं हालो कैविटी। अगर मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल दिया जाए तो आप उसमें देखेंगे कि छत्ते में एक हालो कैविटी बन जाती, गुहा बन जाती, बिल्कुल इस तरीके से। तो इस कैविटी को इन्होंने, इस तरीके की कैविटी को इन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। इस कैविटी को देखा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिस कारण इसे सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। तो सबसे पहले सेल का नाम क्या पड़ा? सेलुला पड़ा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नाइन से लिखें, रॉबर्ट हुक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया, एक इनकी पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक अपनी पुस्तक, माइक्रोग्राफिया नामक अपनी पुस्तक में इनके या इसके पिक्चर्स को, यानी कि छवियों को, इनके पिक्चर्स को प्रकाशित किया था। इनके पिक्चर्स को प्रकाशित किया था। तो इनका पिक्चर्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये हालो कैविटीज हैं, हालो कैविटीज हैं, और इनको ही बाद में क्या नाम दिया गया? सेलुला नाम दिया गया, राइट। नलन से स्टार बना करके एक पॉइंट लिख लें, सेल का डिटेल्ड स्टडी, या सेल की डिटेल्ड स्टडी तब हो पाई जब आगे चलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब आगे चलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। समझ में आया? तो सेल का जब डिटेल्ड स्टडी, दैट मीन सेल की डिटेल्ड स्टडी, विस्तृत अध्ययन तब हो पाया जब माइक्रोस्कोप, लेकिन कौन सा वाला माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना था, ठीक है। नलाइन से लिख लीजिए एक और स्टार बना करके पॉइंट, सर्वप्रथम लिविंग सेल की खोज, सर्वप्रथम लिविंग सेल की खोज, लिविंग सेल की खोज सन 1674, इस बात को याद रखिएगा, 1674 में एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की? 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इस बात को याद रखना, किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? तो ये भी पॉइंट याद रखना, जिसका नाम इन्होंने, किन्होंने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एनिमल, और सबसे पहले एनिमल, लिविंग सेल तो है यह है,
लेकिन सबसे पहले एनिमल सेल की भी खोज किसने की? तो एंटोनी वन लीवेनहॉक ही जाएंगे, क्योंकि इसका नाम क्या इन्होंने दिया था? एनिमल क्यूल। इसका नाम सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था? इन्होंने एनिमल क्यूल दिया था, जिसका नाम इन्होंने एनिमल क्यूल रखा था या दिया था। तो यहां से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो मतलब एक क्वेश्चन आपका और पुटअप हो रहा है कि एनिमल सेल की खोज किसने की? एनिमल सेल की खोज। और दूसरा क्वेश्चन जो यहां पर बनना है वो बनना है कि लिविंग सेल्स की खोज, लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने की, है ना? तो आंसर हमारा क्या जाएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम जाएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल को खोजा एज वेल एज लिविंग सेल को भी खोजा था, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था? एनिमल क्यूल। इस बात को याद रखना, जिसका नाम इन्होंने एनिमल क्यूल दिया। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि नॉन लिविंग सेल को किसने सबसे पहले खोजा? तो आप कहेंगे सर रॉबर्ट हुक। नॉन लिविंग सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा, ठीक है। या सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा? सेल वॉल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? तो रॉबर्ट हुक का ही नाम जाएगा, क्योंकि इन्होंने सेल वॉल को ही देखा था सबसे पहले, है ना? तो रॉबर्ट हुक ही नाम जाता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने यहां पर हिस्ट्री ऑफ सेल यानी साइटोलॉजी के बारे में समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो सेल थ्योरी, दैट मीन्स कोशिका सिद्धांत के ऊपर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका सिद्धांत। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा कोशिका सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।